गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हम पढ़ेंगे भारत पर तुर्क आक्रमण। इससे पहले वाले वीडियो में हमने भारत पर अरब आक्रमण पढ़ा था और अरब आक्रमण जो है वो 7वीं शताब्दी में मीर कासिम के मोहम्मद बिन मीर कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में पहला सफल आक्रमण हुआ था। इससे पहले भी प्रयास किए थे। किसके नेतृत्व में हुआ था पहला आक्रमण? उबैदुल्लाह और दूसरा बुदेल के नेतृत्व में, लेकिन ये असफल हुए। जो बगदादी खलीफा थे, बगदाद के खलीफा थे और उनका जो एक जहाज है जो श्रीलंका से होते हुए समुद्री मार्ग से इराक जा रहा था और सिंध प्रांत के देवल बंदरगाह पर समुद्री लुटेरों ने उसे लूट लिया था। और इसका इल्जाम उन्होंने जो सिंध के शासक थे दाहिर के ऊपर लगाया और उनको संदेश पहुंचाए। 708 ईस्वी की घटना है ये। तो उनको संदेश पहुंचा है कि आप इसके लिए कार्यवाही करें। तो उन्होंने सीधा बोल दिया क्या कि ना तो ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है और ना ही जो समुद्री लुटेरे मेरी प्रजा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मोहम्मद बिन कासिम जो कि वहां के जो खलीफा थे, उनके दामाद भी थे, गुलाम थे, उनके दामाद भी थे और उनके नेतृत्व में उन्होंने आक्रमण किया, सिंध पर विजय प्राप्त की। सिंध की राजधानी उस समय क्या थी? आलो। और देवल क्या था? उस समय का बड़ा बंदरगाह था, उस पर अधिकार कर लिया। लेकिन वो वर्तमान जो भारत है उसकी सीमा में प्रवेश नहीं कर पाए। फिर हम बात करते हैं तुर्क कौन थे? ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तुर्क कौन थे? तो तुर्क मध्य एशिया की बर्बर जनजातियां थी। ये इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में आज। तुर्क जनजाति प्रणाली पर आधारित, जनजाति प्रणाली पर आधारित तुर्क की बात कर रहे हैं। तुर्क यामिनी वंश का शासन, यामिनी वंश का शासन। अब देखो, भारत का एक पड़ोसी देश, कल्पना करें, देखिए मैप रखा है सामने। भारत का एक पड़ोसी देश अफगानिस्तान की कल्पना करते हैं। किसके बारे में सोचते हैं? अफगानिस्तान। पहले से अफगानिस्तान तो ऐसा कोई देश था नहीं। कुछ अधिकार भारत का था, भारत के अंतर्गत। जैसे सम्राट अशोक की बात करें तो तक्षशिला जो है, वो सब क्षेत्र जो है गांधार प्रदेश कनिष्क के समय में सब भारत के अधीन ही होता था। और गांधार प्रदेश की बात करें तो यहाँ किसकी मूर्तियां मिली? बुद्ध थी। ठीक, मतलब प्राचीन धर्म कौन सा था यहाँ पर? बौद्ध। लेकिन वहां से या तो अरबों के आक्रमण उसी से हुए और ऊपर से तुर्कों के आक्रमण हुए और जबरदस्ती इन आक्रमणकारियों ने वहां के लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर कर दिया। तो एक नई शासन व्यवस्था वहां पर स्थापित हो गई। नई शासन व्यवस्था मतलब जो प्रारंभिक बौद्ध धर्मावलंबी थे और इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। अभी हम बात करेंगे इनके विषय में। तो पहला शासक जो गजनी की बात कर रहे हैं। गजनी एक प्रदेश किस क्षेत्र में पड़ेगा? ये अफगानिस्तान में। तो हम बात कर रहे हैं गजनी। हम महमूद गजनवी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये गजनी प्रदेश में शासन करते हैं। कहां पर? गजनी प्रदेश में। और पहला नाम मिलता है इसमें अलप्तगीन का पहला नाम मिलता है, जिसने ये सोचा था कि हमें पूर्व दिशा में जाकर अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए। उसने प्रारंभिक आक्रमण किए, लेकिन वो उधर किए, गजनी के आसपास से किए। भारत तक आने का कोई प्रमाण मिलता ही नहीं है, ना तो तत्कालीन भारत और न ही वर्तमान भारत, कहीं पर भी आने का उसका
कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो पहला शासक कौन सा? गजनी का अलब्तगीन। क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ा अपन ने, 715 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और उसके उत्तराधिकारी मुल्तान पे इधर उधर शासन करते रहे, सिंध में, और फिर धीरे धीरे उनका पतन होते गया। तो एक नए वंश का उदय हुआ गजनी में और एक नए साम्राज्य का उदय। गजनी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तुर्क कौन थे, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो तुर्क मूल रूप से ईरानी थे, मूल रूप से ईरानी थे, जो अरब आक्रमण के समय तुर्कमेनिस्तान से भाग आए थे, भाग आए थे। तुर्क सरदार अलब्तगीन, इतना सा क्वेश्चन बन सकता है। तो कौन था ये? तुर्क सरदार। लगभग 962 ईस्वी में, 962 ईस्वी में गजनी वंश की स्थापना की। अलब्तगीन 962 ईस्वी में। समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सीक्वेंस तक अपन उतने जल्दी नहीं पहुंच पा रहे इसमें, लेकिन पहुंचेंगे अभी। तो 962 ईस्वी में इसने गजनी में एक वंश की स्थापना की। और ये कौन सा वंश कहलाया? फिर गजनी में स्थापना की थी, इसलिए क्या कहलाए? गजनी वंश कहलाया 962 ईस्वी में। 977 ईस्वी की बात कर रहे हैं हम। इसके बाद 977 ईस्वी सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन शासक बना। सुबुक्तगीन, इसके बीच में 2-3 लोग और शासक रहे हैं। वहां शासक बताया मैंने, सुल्तान नहीं बताया। अभी तक सुल्तान जैसा कोई शब्द यहाँ पर नहीं आया। दुनिया में या भारत में या कहीं पर भी पहला सुल्तान का पद यदि किसी ने धारण किया है तो वो है गजनी, मोहम्मद बिन गजनी। पहला व्यक्ति था जिसने सुल्तान का पद धारण किया था, सुल्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। अभी ये शासक है, वहां के स्थानीय स्तर पर शासन कर रहे हैं सुबुक्तगीन। कब बना? 977 ईस्वी में। जो अलब्तगीन का गुलाम एवं दामाद था यामिनी, यामिनी वंश का शासक। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महमूद गौरी किस वंश का था? यामिनी वंश का। गौरी नहीं, गजनवी। महमूद गजनवी किस वंश का शासक? यामिनी वंश का शासक था। तो सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी का शासक बना, जो कि अलब्तगीन का गुलाम और दामाद था, और इसने गजनी में यामिनी वंश की स्थापना की। यामिनी वंश का ये शासक बना। अब हमने बताया वहां पर एक हिंदुशाही वंश था। हिंदुशाही वंश, हिंदुशाही वंश क्यों कहते हैं ये भी बताया मैंने। एक कर्मार्थी शब्द आता है, कर्मार्थी, कर्मार्थी है ना, इसे समझेंगे। कर्मार्थी शब्द मैंने बताया अरबों के आक्रमण हुए इधर, वहां पे बौद्ध थे और आक्रमणों से तंग आकर इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। तो ये जो परिवर्तित मुसलमान उस एरिया के थे, इसे बोला जाता था कर्मार्थी। इन्हें क्या बोला जाता था? कर्मार्थी। जैसे मध्य प्रदेश में तड़वी भील होते हैं, तड़वी भील, आपको पता है कि क्या होते हैं तड़वी भील? नहीं पता होगा, आपको भी नहीं पता होगा। इनको पता है। क्यों पता है? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर पढ़ा है। तो वो भील जिन्होंने मुस्लिम धर्म कबूल कर लिया था, वो क्या कहलाते हैं? तड़वी भील कहलाते हैं। तो ये कर्मार्थी, कर्मार्थी, ठीक। और उसी के बगल में एक शासक था जिसे बोलते हैं हिंदुशाही वंश। हिंदुशाही क्योंकि आसपास पूरे तुर्क सरदार और इनका शासन था और बीच में एक हिंदू राज्य था, तो इसलिए क्या बोलते थे? हिंदुशाही। और यहाँ पर हिंदुशाही वंश का शासक था और जिसका नाम था जयपाल।
तो सबसे पहला भारत पर यदि किसी ने आक्रमण किया है, तुर्क आक्रमण, तो वो है सुबुक्तगीन। पहला आक्रमण सुबुक्तगीन। लिखेंगे हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल ने अब यहां पर दो तरीके के क्वेश्चन, दो तरीके का विवाद। वैसे बहुत सारे स्रोत में यह बोला जाता है सुबुक्तगीन ने जयपाल पर आक्रमण किया। एक तो स्रोत ऐसे भी मिले जिसमें शायद मिसप्रिंट हो गया हो कि सुबुक्तगीन पर जयपाल ने आक्रमण किया था। जिसने भी आक्रमण किया वो कोई निर्णय नहीं लिखा। सुबुक्तगीन अपनी जगह पर, जयपाल अपनी जगह पर। ठीक, इसे ठीक कर लेंगे। हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पर सुबुक्तगीन ने आक्रमण किया। आक्रमण किया। संधि हुई दोनों के बीच में, लेकिन जयपाल द्वारा युद्ध का हर्जाना नहीं दिया गया। इस प्रकार भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन था। अब हम इसके बाद में बात करते हैं 997 ईस्वी, मोहम्मद गजनवी, महमूद बोलेंगे, महमूद गजनवी 997 ईस्वी में गजनी का शासक ये बने। लिखेंगे इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। महमूद गजनवी कौन था, क्या था, फिर तो भारत के ऊपर आक्रमणों का क्रम से हम वर्णन करेंगे। 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हुई। मृत्यु से पूर्व ही सुबुक्तगीन द्वारा अपने छोटे पुत्र इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन सुबुक्तगीन के बड़े पुत्र महमूद गजनवी ने इस्माइल की हत्या कर राजगद्दी प्राप्त कर ली। राजगद्दी प्राप्त कर। अब देखो 997 में तो सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई। उत्तराधिकारी किसे बना दिया था? इस्माइल को। अब जरूरी थोड़ी है कि जिस दिन हुआ उसी दिन उसने हत्या कर दी हो उसकी। तो संघर्ष चला होगा ये वो, और इस बीच में 1 साल गुजर गया। तो इसलिए वास्तविक अर्थों में महमूद गजनवी कब शासक बना? 998 ईस्वी में। 997 में सुबुक्तगीन की मृत्यु हुई थी। इस्माइल को उसने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन गजनवी ने उसकी हत्या कर दी और स्वयं ने राजगद्दी प्राप्त कर ली। यदि क्वेश्चन बन जाए कि महमूद गजनवी गजनी की राजगद्दी पर कब बैठा, तो 998 ईस्वी भी हो सकता है। ऑप्शन ऐसा मिले तो मिल सकता है। जन्म 971 ईस्वी में। 971 ईस्वी में। 971 ईस्वी में। अब हम महमूद गजनवी की बात करते हैं।
हम आ गए अपने मूल टॉपिक में, महमूद गजनवी। दो बातें पढ़ ली अपन ने, एक तो जन्म 971 ईस्वी और राज्याभिषेक कब उसका 998 ईस्वी, 998 ईस्वी। अब खलीफा की बात करते हैं। खलीफा कौन था? तो खलीफा, यह क्वेश्चन बनता है। और उस समय खलीफा की राजधानी हुआ करती थी बगदाद। बगदाद, और बगदाद किस देश में? इराक में। और उसका खलीफा था अल कादिर बिल्ला। अल कादिर बिल्ला। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, खलीफा कौन था उस समय? अल कादिर बिल्ला। अल कादिर बिल्ला किस वंश का था? ये यामीनी वंश का। महमूद गजनवी किस वंश का? यामीनी वंश का। 998 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा और उस समय बगदादी खलीफा थे अल कादिर बिल्ला। अल कादिर बिल्ला ने इन्हें दो उपाधियां दी, दो उपाधियां, और यहीं से शुरू होगी सुल्तान बनने की प्रक्रिया, यहीं से शुरू होती है। एक उपाधि थी यामिन उद दौला, यामिन उद दौला, यामिन उद दौला, और दूसरी उपाधि थी यामिन उल मिल्ला, यामिन उल मिल्ला। दोनों उपाधियां अलग अलग, यामिन उद दौला और यामिन उल मिल्ला। यामिन उद दौला अर्थात साम्राज्य का रक्षक, साम्राज्य का रक्षक या साम्राज्य का दाहिना हाथ, और यामिन उल मिल्ला अर्थात मुसलमानों का रक्षक, अल्लाह के जो बंदे हैं उसका रक्षक, मुसलमानों का रक्षक। और इन दो उपाधियों के साथ में उसे क्या कहा? प्रतिवर्ष भारत पर आक्रमण करना, भारत पर आक्रमण करना। क्या बोला उसे? प्रतिवर्ष तुम्हें भारत पर आक्रमण करना है। इस शर्त के साथ में उसे दो उपाधियां दी और बोला कि अब तुम जाओ। क्लियर हो गई यहां तक बात? अब भारत पर ही आक्रमण क्यों करना? भारत पर आक्रमण क्यों करना? हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं, क्यों करना? खजाना लूटने के लिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है हमारा, उद्देश्य प्रतिवर्ष भारत पर आक्रमण करना है, लेकिन क्यों करना है? क्यों करना है? तो भारत पर ही टारगेट क्यों किया? खजाना और इधर उधर से भी लूट सकते थे, लेकिन ऊपर साइड में देखें तो उनसे शक्तिशाली देश, शक्तिशाली लोग जिनसे ये स्वतंत्र होकर शासन कर रहे, वो उनसे बड़े हैं, तो उधर तो जा नहीं सकते, तो कहां जाना है? भारत की तरफ। लेकिन कारण क्या था? कारण क्या था? ये इनको भारत जैसे देश को बोलते थे काफिरों का देश। क्या बोलते थे? काफिरों का देश। काफिर किसे कहते थे? ये लोग नहीं जी, बाहर से आए हुए तो ये लोग थे, अपन तो यहीं के रहने वाले हैं। ये लोग बोलते थे काफिर। काफिर बोलते थे जो मूर्ति पूजा करते थे। क्या करते थे? मूर्ति पूजा करते थे। और ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे, अल्लाह को मानने वाले मुसलमान। और जितने भी गैर मुसलमान हैं वो क्या है? काफिर। वो क्या है? काफिर, जो अल्लाह को नहीं मानते हैं। और अल्लाह को मानने वाले मतलब एकेश्वरवादी और बुद्ध शिकन। बुद्ध शिकन तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, और बाकी लोग मूर्ति पूजा करते थे। तो ये इसका विरोध करते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे।
तो एक तो ये हो सकता है काफिरों पर आक्रमण करना, मतलब गैर मुस्लिमों पर आक्रमण करना। तो इसके उद्देश्य थे एक तो इस्लाम धर्म का प्रचार, इस्लाम धर्म का प्रचार। बड़ा क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में लिखना पड़ता है, हर बार मेंस में लिखना ही पड़ता है। इस्लाम धर्म का प्रचार, इनके आक्रमण के उद्देश्य क्या थे? इस्लाम धर्म का प्रचार। दूसरा धन की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, धन की प्राप्ति। और तीसरा क्या? बुद्ध शिकन, बुद्ध शिकन अर्थात मूर्तियों को तोड़ना, मंदिरों को तोड़ना, बुद्ध शिकन। गजनवी ने जितने भी आक्रमण के मंदिरों पर ज्यादा किए, बुद्ध शिकन। तो ये 2-3 उद्देश्यों के साथ उसने भारत पर उसे प्रतिवर्ष आक्रमण करना था, ये उद्देश्यों के साथ। कहीं पर भी साम्राज्य विस्तार जैसा कोई बड़ा उसका उद्देश्य था क्या? नहीं कि भारत में शासन करना चाहता था, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन बाद में बनेगा, अभी नहीं था। तो इन उद्देश्यों के साथ में उसे 2 उपाधियां थी, यामिन उल दौला अर्थात साम्राज्य का रक्षक, यामिन उल मिल्ला अर्थात इस्लाम का रक्षक, मुस्लिमों का संरक्षण। इन उपाधियों के साथ में उसे भारत पर आक्रमण करने की, प्रतिवर्ष आक्रमण करने का निर्देश दिया। और उस खलीफा का नाम क्या था? अल कादिर बिल्ला, अल कादिर बिल्ला, अल कादिर बिल्ला। कितनी बार आक्रमण किए भारत पर उसने? 17। किसने बताया? किसने बताया? हेनरी एलियट, हेनरी एलियट। देखो अलग अलग जो इतिहासकार हैं उन्होंने अलग अलग बताया है। कई ने बोला बहुत सारे आक्रमण किए, कोई बोलता 100 से अधिक किए हैं। लेकिन हेनरी एलियट ने क्या बोला है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए हैं, 17 आक्रमण किए हैं। उपाधियां यदि हम देखें तो और एक उपाधि थी उसकी, और वो थी गाजी, गाजी। एक उपाधि थी उसकी गाजी। ये उपाधियां तो थी, इसके अलावा एक उपाधि थी उसकी गाजी, गाजी की उपाधि धारण की। और एक और उपाधि ली थी उसने बुद्ध शिकन, बुद्ध शिकन, बुद्ध शिकन। 2 उपाधि उसने धारण की। तो बुद्ध शिकन तो बता दिया, मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला। और गाजी गैर मुस्लिमों का अंत करने वाला। गाजी का अर्थ क्या है? गैर मुस्लिमों का अंत करने वाला। और बुद्ध शिकन अर्थात मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक। अब भारत की परिस्थितियां देखिए क्या थी। भारत की परिस्थितियां, तो हम उत्तर भारत की बात करेंगे, उत्तर भारत की। और 998 मतलब 1000 की बात करेंगे। 10 कंप्लीट हो गए, 11वीं शताब्दी शुरू हो रही है। तो उस समय के भारत की परिस्थितियां देखिए, कहां पर कौन सा वंश शासन कर रहा था, कहां पर कौन सा वंश शासन कर रहा था। ऑनलाइन वालों को दिख रहा है बराबर? देखो जरा इसमें क्या है? मोबाइल किसका? ब्लूटूथ बंद नहीं है। बुद्ध शिकन। अब भारत की परिस्थितियां देखें तो हम प्रांतों की बात करें तो राजपूत इधर उधर, गुज्जर प्रतिहार वंश, हिंदू शाही वंश 2 प्रमुख। और गुज्जर प्रतिहार वंश गुजरात के शासक, और
बार बार आक्रमण कहां पर हो रहे थे? गुजरात साइड से ही होते थे। क्या हो गया? ये क्या दुनिया भर के ऐप और क्या क्या हम चलाते रहते हैं? हाँ? तो फिर ऐसे क्यों हो रहा है? कश्मीर में उस समय कौन शासन कर रहा होगा? रानी जिद्दा। गुज्जर प्रतिहार वंश, गुजरात में गुज्जर प्रतिहार वंश, कन्नौज में प्रतिहार वंश का शासन, और बंगाल में पाल वंश का शासन। ये परिस्थितियां थी वहां पर। पहला आक्रमण देखते हैं हम इसका। 17 आक्रमण हमें पढ़ना है। पहला आक्रमण पूरे नहीं पढ़ेंगे हम। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में, और दूसरा हुआ 1001 ईस्वी में, और ये दोनों एक ही व्यक्ति पर हुए हैं। किसके ऊपर हुए हैं? हिंदू शाही राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में। और कौन शासन कर रहा था वहां पर? कोई बता सकता है? पहला आक्रमण, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जयपाल, हिंदू शाही वंश का शासक जयपाल वहां पर शासन कर रहा था। पहला आक्रमण जहां हुआ, हिंदू शाही वंश, जयपाल वहां का शासक था। काबुल, पेशावर, कश्मीर और पंजाब, कुल मिला के हम एक ये उत्तर भारत की कल्पना करें वर्तमान में, तो ये वाला क्षेत्र ऊपर में काबुल, नीचे पेशावर, कश्मीर और ये पंजाब, और यहां पर चिनाब नदी। तो इस साइड का ये क्षेत्र, और इधर सिंध मुल्तान वगैरह है, और सिंध मुल्तान में पहले से ही मुस्लिमों का अधिकार था। और ये एक छोटा सा राज्य था यहाँ पर, जहां पर हिंदू शाही वंश या ब्राह्मण वंश का शासन था, तो इसलिए क्या बोलते थे वो? हिंदू शाही वंश। और जयपाल नामक शासक यहाँ पर शासन कर रहा था। तो 1000 ईस्वी में भी इसके ऊपर आक्रमण हुआ, और 1001 ईस्वी में भी इसी पर। पहला और दूसरा आक्रमण दोनों कहां पर हुए? हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पर। और इसकी राजधानी जो थी वो थी वो हिंद। राजधानी क्या थी इसकी? यहां से भी क्वेश्चन उठ सकता है। राजधानी ओहिंद, राजधानी ओहिंद। और वर्तमान में इसे हम जानते हैं उद्भांड के नाम से। उद्भांड, बाद में ओहिंद को एक और नाम से जाना गया, उद्भांड के नाम से जाना गया। इसमें जयपाल पराजित हुआ। दूसरा आक्रमण हुआ 1001 ईस्वी में जयपाल पर, उसमें भी पराजित हुआ। सुबुक्तगिन ने आक्रमण किया था, तब भी पराजित हुआ था, तब संधि कर ली थी इसने। अब वो परेशान हो गया कि मैं बार बार हारते ही जा रहा हूं, तो बड़ा अपमानित हुआ, और उसने अपने पुत्र अनंगपाल को शासन सत्ता सौंप दी, और खुद ने आत्महत्या कर ली। ये क्वेश्चन बनता है कि शासक ने आत्महत्या की थी? जयपाल ने। कहां का शासक? ये हिंदू शाही वंश का शासक। क्या राजधानी थी इसकी? ओहिंद, या वह हिंद जिसे कहते हैं।
पहला दूसरा कंटिन्यू किसके ऊपर आक्रमण हुआ? हिंदू शाही शासक जयपाल पर। बार बार आक्रमणों में पराजय के कारण ये परेशान हुआ और इसने आत्महत्या कर ली। क्लियर एकदम? हिंदू शाही शासक। अब और ऐसे ही आक्रमण होते रहे इसके, दूसरा भी उसी पर हुआ। अब महत्वपूर्ण आक्रमण है छठवां आक्रमण। पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब छठवां आक्रमण पढ़ेंगे। छठवां आक्रमण 1009 ईस्वी में, 1009 ईस्वी में नगरकोट, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र पर आक्रमण किया, लूटमार की। सातवां आक्रमण 1009, सातवां आक्रमण 1009 अलवर राजस्थान, नारायणपुर, नारायणपुर अलवर राजस्थान का अलवर या जिसे नारायणपुर भी कहेंगे, नारायणपुर पर आक्रमण व लूटमार की। नवा आक्रमण ये भी महत्वपूर्ण है, नवा आक्रमण, नवा आक्रमण 1014 ईस्वी में, 1014 ईस्वी में हरियाणा के थानेश्वर पर, हरियाणा की थानेश्वर पर आक्रमण कर चक्रा स्वामी मंदिर को लूटा, चक्रा स्वामी मंदिर को लूटा। मंदिर को लूटने से क्या फायदा होता था उसे? खजाना मिलता था। हाँ? खजाना मिलता था, क्योंकि मंदिरों में तो खजाना होता है। क्यों होता है मंदिरों में? क्यों होता है मंदिरों में खजाना? दान मिलता था, है? सोना चांदी सब कुछ वही रहता था। तो इनके दोनों तीनों उद्देश्य पूरे हो जाते थे मंदिरों पर लूटने से। एक तो मूर्ति भंजन करना है, मंदिरों को तोड़ना है, वो उद्देश्य पूरा हो रहा है, खजाना में मिल रहा है और अपने धर्म का प्रचार भी हो रहा है। तीनों उद्देश्य एक ही जगह पूरे हो रहे हैं, तो इसलिए मंदिरों पर ज्यादा टारगेट ये करते थे। तो चक्रा स्वामी मंदिर कहां पर? थानेश्वर। और थानेश्वर कहां पर? हरियाणा, हरियाणा में। फिर लिखेंगे 12वां आक्रमण 1018 ईस्वी, 1018 ईस्वी 12वां। और ये किया इन्होंने मंदिरों की नगरी मथुरा पर आक्रमण, मंदिरों की नगरी मथुरा पर आक्रमण, मंदिरों की नगरी मथुरा पर आक्रमण। और लूटमार वहां पर बहुत, आज भी है मंदिर मथुरा, बहुत अधिक मंदिर है वहां पर। अब 13वां आक्रमण, 13वां आक्रमण अब कंटिन्यू किया। मथुरा के बाद में एक और मंदिर वाला शहर है वृंदावन, मथुरा वृंदावन बोलते हैं। तो हम तो यहाँ से बोल देते हैं। मैं ऐसे चला गया वहां मथुरा, एक पिछले नहीं 2 साल पहले गया था। इनको प्रिया को पता होगा, 2-3 दिन की छुट्टी लेके गया था, तो शायद न हो याद। तो मथुरा अलग है, वृंदावन अलग है। और क्या बोलते हैं, एक गांव और है बरसान, वो अलग है। सब दूर दूर है एकदम। तो अगले साल, अब जब दूर है तो गजनवी एक ही साल में कैसे करेगा? तो पहले मथुरा और फिर वृंदावन। तो 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने वृंदावन के मंदिरों
वृंदावन के मंदिरों और कन्नौज पर लूटमार की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आक्रमण। कौन सा आक्रमण पढ़ रहे हैं हम? 13वां आक्रमण। 13वां आक्रमण। यहां से एक नई कथा शुरू होती है। कहां पे किया ये? वृंदावन व कन्नौज। और कन्नौज पर कौन शासन कर रहा था उस समय? गुर्जर प्रतिहार। और प्रतिहार वंश का शासक कौन था? राज्यपाल। कौन था? राज्यपाल। अब ये तो पहले से ही डरा हुआ था कि मथुरा पर आक्रमण कर दिया, कभी भी मेरे ऊपर हो सकता है, कन्नौज पर हो सकता है। तो जैसे ही वो वृंदावन से कन्नौज की ओर बढ़ा, वो वहां से भाग गया, बिना लड़े ही भाग गया। और उस समय कालिंजर पर कौन आक्रमण कर रहा था? सॉरी, कालिंजर पर कौन शासन कर रहा था? चंदेल शासक विद्याधर। और धंग भी हो सकता है, धंग नहीं, गंग भी हो सकता है। पर विद्याधर मान के चलते, विद्याधर वहां पर शासन कर रहा था। और विद्याधर को ये बात बहुत बुरी लगी। वे लड़ना तो था, कम से कम भागना तो नहीं था। क्योंकि इससे पहले जो हिंदू वंशी शासक थे, लड़ रहे थे बेचारे, कितनी बार हारे लेकिन भागे नहीं। और वो समूह बना लेते थे। चंदेल शासक या ये लोग क्या करते थे, उनके लिए सैनिक सहायता भेजते थे। अपन ने पढ़ा ना पहले, सैनिक सहायता भेजते थे। तो उन्होंने बोला कि हम तुम्हें भी सैनिक सहायता दे देते, पर तुम्हें भागने की जरूरत तो नहीं थी। अब क्या करो, पकड़ो और मार। महमूद गजनवी को तो जब देखो तब करेंगे, पहले तो तुम्हें ही नहीं छोड़ेंगे। महमूद गजनवी क्या लिखा आपने? कन्नौज पर आक्रमण कर लूटमार की। कन्नौज का शासक राज्यपाल, कन्नौज का शासक राज्यपाल बिना युद्ध किए ही वहां से भाग गए। गजनवी के वापस जाने के बाद चंदेल वंशीय शासक विद्याधर ने ग्वालियर के राजा के सहयोग से, देखो ये वीडियो जहां है वहां पे हमने उस शासक का नाम भी लिखवाया है, सहयोग से राज्यपाल पर आक्रमण कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट उतार दिया। अब क्या होगा प्रिय? अब गजनवी को गुस्सा आएगा। भाई मेरे जाने के बाद भी कुछ करना था तो मैं था, तभी कुछ कर लेते। विरोध करना था तो मैंने सामने ही करने देता। मेरे जाने के बाद तो अब अगली बारी किसकी? तुम्हारी। तो 14वां आक्रमण 1920 ईस्वी में कहां पर होगा? कालिंजर पर आक्रमण। 1020, मैंने 1900 बोल दिया होगा, उसको ठीक करेंगे। 1020 ईस्वी में, है ना? 1020 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण। और कालिंजर का शासक कौन था? चंदेल शासक विद्याधर। अब ये देखो, यहां पर हमने पढ़ लिया है, इससे पहले संघर्ष हुआ है, कठोर संघर्ष हुआ है। गजनवी भयभीत था, उससे डर गया था कि पराजय हो सकती है। लेकिन ऐसा सुना है कि वहां पर क्या हो गई, दोनों के बीच में संधि हो गई, दोनों के बीच में सुलह हो गई। कोई भी जीत हार किसी की नहीं हुई, सुलह हो गई। और बदले में ऐसा बोला जाता है कि उसने कई किले वगैरह भी जो है वो विद्याधर को दे दिया। जो उसने जीता था ना पुराने आक्रमणों में, वो किसको दे दिया? विद्याधर को दे दिया। विद्याधर को दे दिया। आगे लिखेंगे 15वां आक्रमण।
15वां आक्रमण, ये भी कालिंजर पर, कालिंजर पर। कालिंजर पर। फिर लिखेंगे 16वां आक्रमण, ये 1021 में, 15वां आक्रमण 1021 में चंदेल वंशीय शासक विद्याधर के ऊपर, और कहां पे शासन कर रहा था वो? कालिंजर था, कालिंजर पर। और पहले आक्रमण में भी यही हुआ था, दूसरे आक्रमण में भी यही हुआ, और दूसरे आक्रमण में दोनों के बीच में संधि हो जाती है। अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण है वो है ये 15वां और 16वां। ये दोनों आक्रमण किसके ऊपर? विद्याधर और 14वां और 15वां। विद्याधर शासक कहां था? ये कालिंजर का। और इसमें क्या हो गई? संधि। क्या हो गई? संधि। ढेर सारे किले वगैरह जो है वो विद्याधर को दिए गए। अब हम बात कर रहे हैं 16वां आक्रमण। 16वां आक्रमण, बड़ी गलतफहमी है लोगों के बीच में। ऐसा बोलते हैं कि 17वां आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण था। किसके ऊपर हुआ? सोमनाथ के मंदिर पर हुआ। और वहां पर कौन शासन कर रहे थे? सोमनाथ मतलब गुजरात। अनिलवाड़ के चालुक्य। और इसे भीमदेव या भीम प्रथम वहां के शासक थे। भीमदेव या भीम प्रथम वहां के शासक थे। और इन्होंने भी वही गलती की जो राज्यपाल ने की थी, और बोला कि ठीक है भाई, जो करना है वो कर लो, मैं तो साइड में खड़ा, जो लूटना है लूट लो। ऐसी गलती इन्होंने भी की। तो ये महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ के मंदिर का, बहुत सबसे ज्यादा आक्रमण, पुराने जो 16 आक्रमण, 15 आक्रमण हुए, उससे जितनी संपत्ति प्राप्त हुई उतनी अकेले इस 16वें आक्रमण से उसे प्राप्त हुई थी। पूरे मंदिर को तहस नहस कर दिया। लगभग 400 ऊंटों पर लाद कर वो खजाना लेके गया था। इतना खजाना वो लूट कर लेके गया था। रास्ते में क्या है, एक वर्ग था, एक जनजाति वर्ग था, उन्होंने लूट लिया इसको। थोड़ा बहुत लूटने की कोशिश की। जाट समुदाय था वहां पर, उन्होंने लूटने की कोशिश की वापसी में। लेकिन उन्होंने बोला ठीक है, जितना मिल रहा है उतना लेके चलो, तुमसे तो मैं निपट लूंगा, क्योंकि हाथी चला बाजार, बाकी आपको पता है। ठीक, तो बोले इनसे तो मैं बाद में निपट लूंगा, अभी तो मुझे धन पहुंचाना है, और धन उसने पहुंचा दिया। क्लियर एकदम। 16वां आक्रमण कहां पर? सोमनाथ के मंदिर पर। कौन शासक वहां पर? इसे लिख लेंगे अच्छे से। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने गुजरात की राजधानी अन्हिलवाड़ पर आक्रमण किया। अन्हिलवाड़ पर आक्रमण किया। वहां पर चालुक्य या सोलंकी वंश का भीमदेव प्रथम शासन कर रहा था। भीमदेव प्रथम ने बिना युद्ध किए हुए ही भाग खड़ा हुआ। गजनवी ने सोमनाथ की प्रसिद्ध मंदिरों पर लूटपाट की। किसका मंदिर था? सोमनाथ का मंदिर। गुड, बहुत ही शानदार। शिव मंदिर। सोमनाथ के शिवलिंग से टूटे हुए टुकड़ों को
टुकड़ों को गजनी की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगा दिया, सीढ़ियों में लगा दिया, सीढ़ियों में लगा दिया, सीढ़ियों में लगा दिया। जब वो वापस जा रहा था तब सिंध के जाटों ने उसे लूटने का प्रयास किया था, लूटने का प्रयास किया था। अब हम पढ़ेंगे अंतिम या 17वां आक्रमण, और ये उत्तर बता दिए मैंने। अंतिम या 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी में, 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध हुआ? सिंध के जाटों के विरुद्ध, बदले की भावना से हुआ था, बदले की भावना से। मृत्यु कब हुई इसकी? 1030 में। क्या घटना घटी थी इसके साथ में? याद नहीं आ रहा। आपको याद आ रहा है क्या मोहित जी? नहीं। 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। प्रिया को पता होगा? पागल हो गया था, पागल हो गया था, क्योंकि इतना सोना उसके पास में, इतना सोना, सोने पर ही सोता था वो, और उसे डर लगता था कि कोई लूट न ले। तो जैसे आज इस कमरे में सो रहा है, कल बगल वाले कमरे में सो जाएगा और पूरा सोना वहां पर ले जाएगा। फिर तीसरे कमरे में, तीसरे, सोना मतलब ऐसे सोने से ही खेलते रहता था वो। तो उसकी डेथ हो गई सोना सोना करते हुए। ज्यादा सोना भी नहीं होना चाहिए किसी के पास में। पागल होकर उसकी मृत्यु हो गई, पागल होकर उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके साथ में भारत में आए हुए कुछ विद्वान लोग, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। 17 आक्रमणों के बाद में किस वंश का शासक था ये? यामिनी वंश का। कब गद्दी पर बैठा गजनी की? 998 ईस्वी में। किसने इसे भारत पर आक्रमण के लिए उकसाया था? अल कादिर बिल्ला। कहाँ का शासक था ये? बगदाद का खलीफा था, बगदाद का खलीफा। ये गजनी वंश की स्थापना किसने की थी? अलप्तगिन, अलप्तगिन ने। किस वंश के थे ये लोग? यामिनी वंश के, यामिनी वंश के थे। गजनी में शासन करते थे, इसलिए इन्हें गजनवी कहा गया। 14वां और 15वां आक्रमण कालिंजर, 13वां आक्रमण कन्नौज, 13वां आक्रमण कन्नौज। पहला, दूसरा, तीसरा प्रारंभिक जो आक्रमण हुए हैं वो कहां पर? हिंदुशाही वंश, जयपाल और उसके उत्तराधिकारी आनंद पाल के, आनंद पाल के ऊपर। कौन कौन से मंदिरों को लूटा इन्होंने? मथुरा के मंदिर, वृंदावन के मंदिर, सोमनाथ का मंदिर, और कोई मंदिर? राजस्थान का नारायणपुर मंदिर, हिमाचल प्रदेश में नगरकोट के मंदिर, इन मंदिरों को उन्होंने लूटा था। हरियाणा के थानेश्वर का चक्रस्वामी मंदिर, हरियाणा के थानेश्वर का चक्रस्वामी मंदिर, इन मंदिरों को इनके द्वारा लूटा गया। मृत्यु कब हुई? 1030 ईस्वी में। अब विद्वान इनके साथ में जो आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। यहां से क्वेश्चन उठता है। तो एक तो अलबरूनी, अलबरूनी, दूसरा कुतुबी, तीसरा फिरदौसी, फिरदौसी। ये तीन महत्वपूर्ण इतिहासकार जो इनके साथ में थे, इनके साथ में थे। तो अलबरूनी की बात करें तो किताब उल हिंद इनकी रचना है। किताब उल हिंद, किताब
उल हिंद, या इसे क्या बोला जाता है, तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद, तहकीकात करना। इनको पता होगा तहकीकात करना, पुलिस वाला शब्द है ना, तहकीकात करना, खोजबीन, काय की खोजबीन करना, हिंद की, हिंद मतलब हिंदुस्तान, भारत की खोज, इसे क्या बोला जाता है हिंदी में, क्या मतलब है, भारत की खोज, तहकीक ए हिंद, भारत की खोज। नहीं तो पता चला कि ऐसे ही सरल सा क्वेश्चन पूछ ले और हम वहां पे कंफ्यूज हो जाए। तो किताब उल हिंद, इसका हिंदी में अनुवाद किया है रजनीकांत शर्मा। हिंदी में अनुवाद किसने किया, रजनीकांत शर्मा। रजनीकांत शर्मा। अंग्रेजी अनुवाद किया सचाऊ ने, अंग्रेजी अनुवाद किया सचाऊ ने। यह विद्वान, यह विद्वान इतिहासकार, भूगोलवेत्ता, दार्शनिक व खगोलवेत्ता, और यह भारत में ही आकर बस गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चारों यही दिए रहेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान महमूद गजनवी के साथ में आया और भारत में ही बस गया था, तो कौन था, अल-बर्नी, अल-बर्नी। क्लियर हो गया। दूसरा क्या लिखा हमने, उत्बी, उत्बी ये कौन था, ये इतिहासकार था, उसका दरबारी इतिहासकार, उसकी घटनाओं के बारे में लिखते रहता था, दरबारी इतिहासकार था ये। और इसकी रचना है किताब उल यामिनी, किताब उल यामिनी, और तारीख ए यामिनी, तारीख ए यामिनी। फिर है फिरदौसी, फिरदौसी ने क्या लिखा है, शाहनामा, ये दरबारी इतिहासकार था, दरबारी इतिहासकार, और इसने कौन सी रचना की है, शाहनामा। शाहनामा को बोलते हैं अफगानिस्तानी महाभारत, अफगानिस्तान की महाभारत भी बोला जाता है इसे, शाहनामा। और फिरदौसी को बोलते हैं पूर्व का होमर, ये क्वेश्चन भी बनता है, पूर्व का होमर, पूर्व का होमर। शाहनामा किसकी रचना, फिरदौसी की। एक है बेहाकी, बेहाकी, इससे भी क्वेश्चन उठ सकता है, बेहाकी। और इनकी रचना है तारीख ए सुबुक्तगी, इनकी रचना है तारीख ए सुबुक्तगी। कौन था सुबुक्तगी, महमूद गजनवी का पिताजी, सुबुक्तगी। तो तारीख ए सुबुक्तगी। खुरासान का नहीं, अभी इसको, इसकी एक और किताब लिखेंगे, तारीख ए मसूदी, तारीख ए मसूदी। तारीख ए मसूदी। तारीख ए शम्सबनी, तारीख ए शम्सबनी। तो बेहाकी की तीन रचनाएं, तारीख ए सुबुक्तगीन, तारीख ए मसूदी और तारीख ए शम्सबी, तारीख ए मसूदी और तारीख ए शम्सबनी, शम्सबनी, ये इनके वंशावली है, तारीख ए शम्सबनी, बेहाकी। इसके अलावा भी कुछ विद्वान उनके पास में थे, जैसे तुसी, तुसी एक विद्वान का नाम है तुसी, ये खुरासान का था,
खुरासान, एक था उजारी, उजारी ये फारस का, बैहा के बाद तुसी, तुसी, तुसी कहां का बताया मैंने, खुरासान। तुसी के बाद में एक विद्वान हम पढ़ेंगे उजारी, फारस का, फारस। एक और विद्वान हमें पढ़ना है, वो है फराबी, फराबी ये दर्शन शास्त्र का विशेषज्ञ, फराबी दर्शन शास्त्र का विशेषज्ञ। महमूद गजनवी ने, ये यहां पे भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन करके लिखना। महमूद गजनवी ने सेवंद राय, सेवंद राय व तिलक, तिलक जैसे हिंदू शासकों को उच्च पदों पर नियुक्ति दी। महमूद गजनवी ने पंजाब में चांदी के सिक्के जारी किए, चांदी के सिक्के जारी किए, चांदी के सिक्के जारी किए, जिस पर घुड़सवार व नंदी की आकृति उत्कीर्ण थी, उत्कीर्ण थी। घुड़सवार व नंदी की आकृति उत्कीर्ण थी। एक क्वेश्चन बनता है, यही क्वेश्चन यदि बन जाता और नहीं पढ़ते तो गलत कर देते। जैसे लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के किसने जारी किए? महमूद गोरी ने। और इसने कौन से सिक्के जारी किए? नंदी और घुड़सवार के। अब ये प्रश्न पूछा जाए, जैसे अपन ने पढ़ा अरब, अरब, अरब काय के लिए प्रसिद्ध था? ऊंट के लिए, ऊंट के लिए था ना, और खजूर के लिए। उससे हमने ऊंट पालना भी सीखा, खजूर की खेती करना सीखा। अब जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता में देखते तो घोड़े से तो परिचित ही नहीं थे, घोड़े का ज्यादा उल्लेख नहीं, मतलब घोड़े हमारे यहाँ नहीं पाए जाते थे। तो ये जो गौर प्रदेश है या गजनी प्रदेश जो है, ये काय के लिए प्रसिद्ध था? घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। अच्छी नस्ल के घोड़े, बाद में हुमायूं वगैरह के भी बारे में पढ़ेंगे तो वो भी इधर से घोड़े मंगाते थे। तो ये घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक। और इन्होंने कौन से सिक्के जारी किए थे? घुड़सवार व नंदी की आकृति के सिक्के जारी किए थे। संस्कृत भाषा व देवनागरी लिपि में अव्यक्त मेकम अवतार महमूद। संस्कृत भाषा और देवनागरी लिपि में अव्यक्त मेकम अवतार महमूद अंकित किया। जैसे अभी जो सिक्के बनते हैं, नोट बनते हैं, उससे सत्यमेव जयते लिखा हुआ रहता है, तो इन्होंने क्या लिखा था? अव्यक्त मेकम अवतार महमूद। प्रभाव लिखेंगे इसके, ये मेंस का क्वेश्चन है, क्या प्रभाव पड़े होंगे इसके? तो नंबर 1, तुर्कों को भारत से बहुत अधिक धन संपत्ति की प्राप्त हुई।
तुर्कों का साम्राज्य विस्तार हुआ। भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ। भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ। अगला अफगानिस्तान, मुल्तान, अफगानिस्तान, मुल्तान, पंजाब के प्रदेशों में, पंजाब के प्रदेशों में गजनवी राज्य स्थापित हुआ। भारतीयों को इतिहास लेखन की जानकारी हुई, क्योंकि भारतीय शासक ऐसा कुछ लिख के ही नहीं रखते थे। लेकिन इन्होंने क्या, उतबी उसका दरबारी इतिहासकार था, उसका काम क्या था, घटनाओं को लिपिबद्ध करना। तो जब वो लिखता था तो भारतीय राजाओं ने भी देखा, अरे ये तो अच्छा काम कर रहा है, अब हमें ऐसा करना चाहिए। तो भारतीय राजा भी अब इतिहास लिखने लगे। अब इसके बाद में इसी वंश पर एक और शासक होगा, एक और शासक होगा, वो है महमूद गोरी। इसके बाद में महमूद गजनवी की मृत्यु और उसके बाद में इस वंश का पतन। वह गजनी में तो इन्हीं के वंश शासन करते रहेंगे, लेकिन और भारत के साइड में एक छोटा सा प्रदेश होगा गौर, छोटा सा प्रदेश होगा गौर, और वहां पर एक नया वंश शमशबनी वंश, देखो गजनवी यामिनी वंश का और गोरी शमशबनी वंश का। कौन सा वंश का? शमशबनी। ये याद रखना, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। शमशबनी वंश का लिखना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, आज पढ़ना है, लिखने के लिए अलग से मैं व्यवस्था करूंगा। तो शमशबनी वंश, महमूद गोरी, और घटना है 11वीं शताब्दी की, 11वीं शताब्दी। महमूद गजनवी का 1030 में मृत्यु और लगभग 1100 ईस्वी के आसपास, मतलब 1090-1091 में, सन बता देता हूं मैं, 1163। जैसे गजनी वंश की स्थापना किसने की थी? अलप्त की, उसके बाद सुबुक्त की। गौर वंश की बात करें तो अलाउद्दीन। किसका नाम आएगा? अलाउद्दीन। गौर वंश की स्थापना किसने? अलाउद्दीन ने। कहां से? गजनी वंश से स्वतंत्रता प्राप्त की। उन्होंने अरबों से स्वतंत्रता प्राप्त की थी और गजनी के एक छोटे से साम्राज्य की स्थापना की, फिर साम्राज्य का विस्तार किया। फिर महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। तो गौर एक छोटा सा प्रांत था। किसका प्रांत था? गजनी के अधीन एक प्रांत था, और वहां पर अलाउद्दीन ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। कब की बात बता रहा हूं मैं? 1163 ईस्वी में। 1173 ईस्वी में उसका चचेरा भाई, अलाउद्दीन का चचेरा भाई गयासुद्दीन शासक बना, और ये परंपरा धीरे धीरे चालू हो गई। अब उनको गजनी से कोई लेना देना नहीं, और ये जनजातीय परंपरा पर ये शासन करते थे। अब हम बात करते हैं महमूद गोरी या मोहम्मद गोरी। बचपन का नाम क्या था इसका? मोहम्मद गोरी का या मोहम्मद गोरी का? शहाबुद्दीन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, क्या नाम था? शहाबुद्दीन। लेकिन जब वो वहां का शासक बनेगा गौर प्रदेश का 1173 ईस्वी में, तब वो किस नाम से बनेगा? मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी। मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी, या सिर्फ इसका नाम पूछ लिया जाए तो शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन। गौर वंश की स्थापना अलाउद्दीन के द्वारा।
भारत पर पहला आक्रमण इसका 1175 में, महमूद गजनवी का 1001 में, और इसका 1175 ईस्वी में। महमूद गजनवी के भारत पे आक्रमण के उद्देश्य क्या थे? धन प्राप्त करना, इस्लाम का प्रचार करना, लूटना, बुत शिकन, मंदिरों को तोड़ना, काफिरों का अंत करना, ये उसके उद्देश्य थे। लेकिन गोरी के उद्देश्य कुछ अलग थे, क्योंकि उसने देखा कि साला पंजाब पर हमने अधिकार कर लिया तो हमारा ही हो गया, तो अब हमें क्या करना चाहिए? साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए, क्योंकि उधर तो गजनी है, गजनी हमसे बड़े हैं। उसने पहले शुरुआत में प्रयास किए वहां पर, लेकिन असफल हुआ तो अब उसने रास्ता बदल दिया, उधर नहीं, अब हमें पश्चिम में नहीं, कहा जाना है? पूर्व की ओर जाना है। तो 1175 ईस्वी से उसने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया, और पहला आक्रमण कहां पर होगा? रास्ते पर। और रास्ते में कौन है? अब हिंदू-शाही वंश का तो पतन कर दिया उन्होंने, वो उधर तो आसपास उन्होंने गौर वंश की स्थापना कर ली। तो भारत पर आक्रमण करना है तो पश्चिम से ही करना है, तो या तो पंजाब से करना है या गुजरात से करना है, मतलब या पंजाब वाले क्षेत्र से करेंगे या गुजरात से, नीचे से करना है तो गुजरात से, और उत्तर भारत से ऊपर ज्यादा और ऊपर से आना है तो कहां से आएंगे? पंजाब से। तो सबसे पहले आक्रमण किया इसने गुजरात के ऊपर, और गुजरात में कौन से वंश का शासन? सोलंकी वंश, अनिलवाड़ वंश। लेकिन अब कौन है वहां पे? भीम प्रथम या मूलराज प्रथम, भीमदेव प्रथम किसके समय में था? गजनवी के समय। अब महमूद गोरी है, तो कम से कम डबल तो होना पड़ेगा, मूलराज द्वितीय या भीमदेव द्वितीय, भीम द्वितीय का शासन है यहाँ पर, भीम द्वितीय का शासन। तो पहला आक्रमण गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय पर आबू पर्वत की तलहटी में, और ये क्या हो गया? महमूद गोरी पराजित हो गया, मोहम्मद गोरी पराजित हो गया। पराजित नहीं हुआ, बहुत बुरी तरीके से पराजित हुआ। उसने सोचा बाल बच गया, अब तो इधर जाना ही नहीं, अब इधर जाना ही नहीं। लेकिन जो उद्देश्य के पक्के लोग होते हैं ना, वो रास्ते बदलते हैं, मंजिल नहीं बदलते, इरादे नहीं बदलते। तो उसने सोचा अब मुझे इस रास्ते से नहीं जाना, अब मैं जाऊंगा तो जरूर, लेकिन उधर से जाऊंगा। और अब उसने कहा से? पंजाब से रास्ता अपना, उत्तर और ऊपर से थोड़ा सा पंजाब से। तो 1179 में उसने फिर दूसरा आक्रमण किया, पेशावर पर जीत प्राप्त की। 1185 लाहौर और 1189 भटिंडा पर आक्रमण किया। भटिंडा पंजाब, भटिंडा का जैसे ही नाम आता है मतलब पंजाब, और पंजाब से लगा हुआ राज्य है दिल्ली, दिल्ली से राजस्थान, और दिल्ली और अजमेर का शासक कौन था उस समय? पृथ्वीराज चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान को डाउट हुआ, अरे इसने भटिंडा पर आक्रमण कर दिया, लूट लिया इसको, तो उसने अपना कब्जा करने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने भी भटिंडा पर आक्रमण कर दिया। जैसे महमूद गजनवी के समय कन्नौज पर आक्रमण को लेकर विवाद हुआ था कि महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया, वहां का राजा जो राज्यपाल था वो भाग गया था, तो दूसरा आक्रमण किसने किया? विद्याधर ने किया, उसे पराजित किया और उसकी हत्या कर दी। तो ऐसे यहां पर भी वो भटिंडा पर आक्रमण महमूद गोरी ने किया, और इधर से किसने किया? इधर से पृथ्वीराज चौहान ने किया। तो अब महमूद गोरी ने सोचा कि अब मुझे किसे सबक सिखाना है? पृथ्वीराज चौहान को सबक सिखाना है। तो उसने 1191 में तराइन के युद्ध में इनका आमना सामना हुआ। चूंकि पहले से तैयारी में था पृथ्वीराज चौहान, तो उसकी विजय हुई और महमूद गोरी की पराजय, दूसरी पराजय हो गई उसकी। पहली भीमदेव प्रथम ने हराया था उसको, द्वितीय ने हराया, और अब किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। अब उस समय कर रहे थे वो स्वयंवर, कौन? गढ़वाल शासक जयचंद। तो ये तो बुरी बात है ना, ऐसे
यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था, सुबह का हार का कारण बन सकता है ये। तो जयचंद जो थे वो अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर कर रहे थे और इनका विवाद था पृथ्वीराज चौहान से। किस बात को लेकर? दिल्ली को लेकर, क्योंकि दिल्ली तोमरों का था और ये दोनों उनके रिश्तेदार थे और वो निसंतान थे। तो गढ़वाल जो काशी नरेश थे, इनको भी लग रहा था कि हमें मिल जाएगा, लेकिन उस पर अधिकार किसने कर लिया? पृथ्वीराज चौहान। चौहानों ने उसके ऊपर अधिकार कर लिया। तो दिल्ली को लेकर इनके बीच में विवाद चल रहा था। तो उन्होंने स्वयंवर किया और पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। तो पृथ्वीराज चौहान गुस्सा हो गए, वो वहां से उसका हरण कर लिया उन्होंने, ऐसा बोला जाता है। ठीक, तो इसलिए ज्यादा दुश्मनी हो गई, इनका दिमाग भी अलग जगह चल रहा था और महमूद गोरी ने उसी समय आक्रमण कर दिया। दिमाग कहीं और एग्जाम उसी समय हो गया, दिमाग कहीं और चल रहा था। तो उस समय क्या हुआ, इन्होंने उतनी तैयारी की और इनकी पराजय हो गई। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कहा। किसी ने बोला उसी समय हत्या कर दी, किसी ने बोला कि नहीं कुछ समय तक इन्होंने शासन किया। ये ढेर सारी बातें। चंद्रबरदाई तो ये बोलते हैं कि उन्होंने, पृथ्वीराज चौहान ने जो आवाज वाला तीर लगा के आवाज पर तीर चला के उसकी हत्या कर दी थी। फिर महमूद गोरी के सैनिकों ने पृथ्वीराज चौहान की भी हत्या कर दी थी। ऐसी भी बातें आती है, लेकिन उसकी पराजय हो गई और कुल मिलाकर बाद में उसकी हत्या कर दी गई। अब बचे कुल तराइन का प्रथम 1191 और द्वितीय 1192। अब कौन बचा? जयचंद 1194। चंदावर का युद्ध और उसमें वो भी पराजय हुआ, उसकी भी हत्या कर दी गई। अब महमूद गोरी इसके साथ भी हुआ, वही जो गजनवी के साथ में हुआ था। गजनवी के साथ में क्या हुआ था? जाटों का विद्रोह। और इसके साथ में अंतिम जो आक्रमण था वो था बंगाल बिहार पर 1205 में। और जब वो वापस जा रहा था तब खोखर जनजाति थी वहां पर। गजनवी के साथ में जाट और इनके साथ में कौन? खोखर जनजाति। इसमें मामूली से झड़प हुई और इनकी हत्या हो गई। अब जैसे इनकी हत्या हुई तो उनके उत्तराधिकारी कौन कौन थे? एक तो बख्तियार बिन खिलजी जो बंगाल बिहार में, एक कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा, ऐसे 3-4 जो थे वो उत्तराधिकारी थे और उसके बीच में संघर्ष हो रहा था। तो कल के वीडियो में हम सीधा जंप करेंगे दिल्ली सल्तनत पर और महमूद गोरी के लिए हम अलग से एक वीडियो अलग से देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल ऐसे ही बेहतर क्लास के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।